Hello there. Are you gearing up for your upcoming anthropology exam, which is NTNet? Feeling a little nervous? Don't worry, we AnthroStudy are always will be there for your anthropological help. Hi, I am Roy, and in this video we are going to dive into some multiple choice questions related to anthropology, which will be important in the upcoming NTNet exams. So what we'll do is we will increase the bar in 10. So we will not practice 50 questions. From now on we will practice 60 questions and above. And so like if to ahead in the competitions we have 10 questions from the others, so we can definitely ace in the exam. तो चलिए देख लेते हैं। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 60 टोटल 60 क्वेश्चन है मेरे पास, और उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो 60 क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा है कि द प्रैक्टिस वेयर बाय ए मैन रिटायर्स to rest after his wife and has given birth, as if he himself has gone through the labor childbirth is called. तो जो आदमी अपने अपने अपना वाइफ को बर्थ देने के बाद जो फील करता है, वो कुछ कल्चर में ऐसा प्रैक्टिस है, जैसे कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कुवेट। तो राइट आंसर विल बी कुवेट। ठीक है, देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ हर बार, क्योंकि आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो दिस प्रैक्टिस नोन एज कुवेट। तो इसमें क्या कहते हैं, कुवेट ना। कुवेट को क्या है, कुवेट है जब एक मैन एक लेबर पेन को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, ये एक एज ए कल्चरल एलिमेंट, उसको हम लोग कहते हैं कुवेट। In various cultures around the world reflects belief about the interconnectedness of the husband and wife during childbirth. तो ये क्या करता है, the interconnectedness शो करता है of husband and wife during the childbirth. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हु ऑथर द बुक द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये बुक का नाम, फिर प्लेस का, डेट ऑफ पब्लिकेशंस, और डेट ऑफ डिस्कवरी, डेट ऑफ इन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इसमें कम से कम हम लोग को कंप्लीट मार्क्स आ जाए। ठीक है, कुछ भी छोड़ के ना हो पाए, आना पड़े। तो सेकंड क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी। द कंसीडर द फॉरमोस्ट क्रिटिक ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट प्री ऑक्यूपेशन विथ क्रोनोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी का जो ऑक्यूपेशन है, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्रोनोलॉजी, सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इसने कौन लिखा था। तो द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी रिटन बाय लिविस बेनफोर्ड। दिस इज रिटन बाय लिविस बेनफोर्ड। तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। तो हमारा जो होगा यहाँ पे बिनफोर्ड होगा आंसर में। तो यहाँ पे बिनफोर्ड नहीं है, बट तो देख लीजिए क्या होता है, इसका होगा लीव्स आर बिनफोर्ड, यहाँ पे होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको डिलीट कर पाते हैं कि नहीं। नहीं होगा। एनीवे, सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्या देखें कि लीव्स आर बिनफोर्ड, एलआर बिनफोर्ड। बिनफोर्ड का कौन सा बुक है, स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी कौन लिखा है ना, एल.आर. बिनफोर्ड। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी कौन लिखा है ना, बिनफोर्ड। स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी कौन लिखा है ना, बिनफोर्ड, एल.आर. बिनफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेन विलो लीफ पॉइंट्स आर हॉलमार्क ऑफ कौन सा कल्चर में। तो लॉरेन एंड विलो लीफ पॉइंट्स आर हॉलमार्क्स ऑफ द सोलिटेरियन कल्चर। सोलिटेरियन कल्चर का बिलोंग करता है। सोलिटेरियन को हम लोग नोन एज पर एडवांस टूल टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो आपको पता है 3 तरह का पैलियोलिथिक पीरियड है, जो कि लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक का जो सोलिटेरियन पीरियड है, वहाँ पे लॉरेल एंड विलो लीफ पॉइंट आर हॉलमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बहुत बार आ चुका है कि लॉरेल एंड विलो लीफ पॉइंट कौन से हॉलमार्क्स को, कौन सा पीरियड का हॉलमार्क है ना, वो है सोलिटेरियन। तो ये याद रखिएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ कौन कौन सा जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है वो कौन सा इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना। शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब्स होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस होगा जो ओबीसी है, एंड जो शेड्यूल कास्ट होगा, ठीक है। 1, 2 एंड 4, देखिए 1, 2 एंड 4 किसमें है ना, सी, तो सी होगा आंसर। तो हम लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फ्रेमवर्क हुआ था वहाँ पे जो द कम्युनिटीज व्हिच हु आर लैग्ड बिहाइंड द एजुकेशन एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ सोसाइटल पार्टिसिपेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एम्पावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मदद किया है। आपको डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर। तो देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब, डिप्रेस क्लास एंड शेड्यूल क्लास। तो एस टी, ओ बी सी एंड एस सी जो कि है एजुकेशनली बैकवर्ड, और उसको एम्पावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि ह्यूमन व्हेन द ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट सीक्वेंस वाज रिलीज्ड। आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ह्यूमन ड्राफ्ट निकला था 2008 जीबी प्रोजेक्ट 2000 में खत्म हुआ है। और रिलीज which of the following observations was least expected। तो क्या है, कहता है larger amount of repetitive DNA, the size of individual chromosome, a small number of protein coding genes, a size of total genome। तो क्या बोल रहा है, द ह्यूमन जीनोम ड्राफ्ट जब निकाला गया, सीक्वेंस जब निकाला गया, उसमें से which of the following observation was least expected, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना आएगा। तो आंसर होगा, देखिए पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उससे क्या होगा हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस का पता चलेगा कि ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। तो देख लेते हैं हम, लार्जर अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, फर्स्ट ऑप्शन, द साइज ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, द स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स, द साइज ऑफ टोटल जीनोम। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिवील सरप्राइजिंग रिजल्ट इंक्लूडिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन दैट एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिट्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर पोटेशियम आर्गन डेटिंग, केएजीआर, केएजी डेटिंग। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, पोटेशियम आर्गन इज प्राइमरी यूज्ड फॉर वोल्केनिक रॉक। तो वोल्केनिक रॉक जो देखते हैं, वोल्केनिक डिपोजिशन होता है, टोबास डिपोजिशन है, वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे वोलेटाइल होगा रॉक सेडिमेंट्स, वोल्केनिक रॉक सेडिमेंट्स होगा, वहाँ पे हम लोग पोटेशियम आर्गन करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट में हम लोग पोटेशियम और आर्गन जो मटेरियल है उसको एविडेंस देख पाते हैं, तो उसका हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग डेटिंग करेंगे। तो कौन सा होगा, वोल्केनिक। एडिशन पोटेशियम आर्गन डेटिंग इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग, मतलब प्राइमरी डेटिंग वोल्केनिक रॉक्स। तो ए हो गया करेक्ट। देखिए ये सब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने में मदद करेगा, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि अगर क्वेश्चन दूसरा भी आए तो आप फ्रेम आउट कर पाएंगे और करेक्ट ऑप्शन लगा कर आ पाएंगे। तो आपको 100 में 100 कोशिश रखना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, और हर एक क्वेश्चन का दोस्त ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि बुक का नाम, कब डिस्कवरी नेम, फिर ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, ये सब कॉन्क्रीट मार्क्स देते हैं, तो इसको हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और अच्छा होगा। तो लेट्स देखते हैं कि द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू। तो द सेकेंड अर्बनाइजेशन कब हुआ था इंडिया में, उसका हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द इंडिया सबकॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ आयरन एज, ठीक है। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन कब हुआ था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, बिलीव करते हैं बिगिनिंग ऑफ आयरन एज, कमिंग ऑफ आर्यंस, डेवलपमेंट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सोसाइटी एंड अर्बन कैरेक्टर्स ऑफ अर्बन कल्चर, अर्बन कल्चर। तो द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड, किससे जुड़ा हुआ है ना, बिगिनिंग ऑफ आयरन एज। तो द कैरेक्टराइज्ड of the emergence of new urban centers and iron technology। तो आपको पता है कि आयरन स्मेल्टिंग होने लगा, जैसे कि राजस्थान में कुछ कुछ साइट है जहाँ पे हम लोग को ये आयरन स्मेल्टिंग का एविडेंसेस मिलता है। आहट हो गया,
ये सब आयरन स्मेल्टिंग साइट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कल्चरल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम लोग और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी ऑलरेडी एडवांस्ड होगा। लेस्ली वाइट का थ्योरी भी यहाँ पे कनेक्टेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू, तो शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो शेड्यूल 6 हमको पता है, जो नेफा था, नेफा को के बाद आने के बाद शेड्यूल 6 को हम लोग रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन 6 में, तो ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। सो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड एलपी विद्यार्थी टू फॉर्मुलेट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। एलपी विद्यार्थी को कौन सा कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस किया था सेक्रेड कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए? तो ग्रेटर एंड लेटर ट्रेडिशन, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो एलपी विद्यार्थी कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन फ्रेमवर्क इन एंथ्रोपोलॉजी। तो हम लोग को पता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड का जो हम लोग का ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन है, उसको ऊपर बेस करके ये सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का बताया, जहाँ पे सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया के ऊपर बेस्ड है। एलपी विद्यार्थी का सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया, बुक का नाम है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो समझा है कि तीन स्टेजेस है, जहाँ पे होगा सेक्रेड जियोमेट्री, सेक्रेड जियोग्राफी, sacred ritual and sacred specialist। तो इसमें गयावाल जो ब्राह्मण है, गयावाल ब्राह्मण, उसका सिग्निफिकेंट दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऑफ लॉज हैव एक्सप्लोर्ड ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, explored the social organization correlates of different forms of disputes settlement such as, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बहुत डिस्प्यूट सेटलमेंट पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस का स्टेजेस पढ़ते हैं कि सोसाइटी में कैसा सोसाइटी ऑर्गेनाइज करेगा, कोरिलेट करेगा उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस का वेज के अप्रोचेस की तरफ से, ठीक है। तो देख लेते हैं, अवॉइडेंस एंड डिविनेशंस, ऑर्डियल्स, मेडिएशंस एंड नेगोशिएशंस, arbitrations and adjudications, impositions and compensation। तो देखिए ये सब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस का वे ऑफ अप्रोच है टुवर्ड सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अवॉइडेंस करते हैं, कोई डिफिनेशन होता है, कोई ऑर्डिल होता है। ऑर्डिल मतलब पनिशमेंट, ऑर्डिल मतलब क्या है ना, पनिशमेंट, ठीक है। तो ये जब हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे एविडेंसेस मिलता है। फिर इम्पोजिशन एंड कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेट करना पड़ता है फॉर दैट क्राइम और फॉर दैट टैबू और कॉल्ड ऑफ सोसाइटी। सो कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शंस होगा? एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज लॉ एग्जामिन वेरियस फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट्स इन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड इन द ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा होगा? देखिए, तो अवॉइडेंस ऑफ डिफिनेशंस, आर्बिट्रेशंस एंड एडजुडिकेशंस 1, 2 तो होगा, मेडिएशन एंड नेगोशिएशन 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 किस में है ना, बी में है, तो बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following apes is genetically closest to humans? देखिए ये सबको हम लोग को पता चलना चाहिए, वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी से हम लोग कितना परसेंट ऑफ सिमिलरिटी है? 98.2%। सो ओनली 98% ऑफ सिमिलरिटी है, जो कि 0.2% हम लोग को
ह्यूमन बना रहा है। ठीक है, शिम्पैंजी का साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनिस्कस। और शिम्पैंजी हम लोग का सबसे क्लोजेस्ट जेनेटिकली रिलेटिव है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोरेंसिक एनालिसिस मेक्स यूज ऑफ एसएनपी। तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स नॉट एसएनपीज। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको एसएनपीज है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो फोरेंसिक एनालिसिस मेक्स यूज ऑफ एसएनपी इन कोडिंग सीक्वेंसेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल। करते हैं क्या, सिंगल एसएनपी का यूज करते हैं ना कि एसटीआर का शॉर्ट टैंडेम रिपीट का यूज करते हैं, टैंडेम रिपीट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि फोरेंसिक एनालिसिस में कोडिंग फिंगरप्रिंटिंग समझ में आए। किसी के साथ किसी का हम लोग रिलेशन बनाने की फादर्स का लेजिटिमेट प्रोजेनी है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे ना, टैंडेम रिपीट्स देखेंगे कि इनका टैंडेम इसमें कौन सा टी 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 है और इसमें टी टी है, तो ये मैच कर जाएगा। तो हम लोग ये फोरेंसिक एनालिसिस में यूज करते हैं एसटीआर। तो हम लोगों ने क्या दो कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक है एसटीआर। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग को पता होगा कि फील्ड कैसा है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस का भी हम लोग आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो एसटीआर हो गया, जो कि है ना, नाम क्या है, शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। और एसएनपी का क्या हो गया ना, क्या होगा, एस एन पी। दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हम लोग, देखेंगे यहीं पे क्या होगा ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 5 प्राइम AGC TAG 3 प्राइम। द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल बी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, आपको पता है 5 के साथ ए के साथ क्या आता है, ए टी जी सी सी जी। तो क्या होगा, देखिए टी सी जी ए टी सी ये मैच कर रहा है। ठीक है, ए फिर क्या आएगा, टी फिर जी सी टी सी जी ए टी सी। देखिए टी सी जी ए टी सी किस में है ना, इसमें। आपको यह देखना है कि किसके साथ किसका कॉम्प्लीमेंट्री पता है। हम लोगों को क्या पता है ना, ए के साथ टी का कॉम्प्लीमेंट्री है, जी के साथ सी का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ए टी जी सी। ये याद रखने से आप ये सब क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे और 100 में 100 मार्क्स लाएंगे, फुल मार्क्स, आपको कोई नहीं रोक सकता और आपका जय आपका हाथ में होगा। तो इसे हम लोग देख लिए, स्टैंड मैचिंग किए और देख लिए। तो आप और एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ना, स्टैंड नंबर क्या दिया है 5, फिर दिया है ए जी सी टी ए जी। ठीक है, ये 3 प्राइम में जाता है। तो ए के साथ हम लोग क्या पता है, टी, फिर जी के साथ टी, सी के साथ जी, फिर टी के साथ ए, फिर ए के साथ टी, फिर जी के साथ टी सी। तो क्या हो गया, टी सी जी ए टी सी। ये हम लोग का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस मिल गया। तो आंसर हम लोग का ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट डिड मार्गरेट मीड एग्जामाइन इन हर स्टडी अमंग द 3 न्यू गिनी सोसाइटी। आपको पता है 3 न्यू गिनी सोसाइटी में स्टडी क्या था, डोबू जूनी डोबू कॉकिटुल आई थिंक, जूनी डोबू, ये तो सोसाइटी अब याद आ रहा है, मैं बाद में देख के बताता हूँ। जूनी डोबू इसमें काम किया था। 3 न्यू गिनी सोसाइटी, जहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन कल्चर, ऑप्शन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी, द एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी, द कंडीशनिंग ऑफ सोशल पर्सनैलिटी इन 2 सेक्सेस। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि द मार्गरेट मीड एग्जामाइन्स द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी। तो जो कल्चर ऑन पर्सनैलिटी, कल्चर और पर्सनैलिटी, हम लोग को कल्चर एक पर्सनैलिटी पे कैसा इफेक्ट डालता है, तो सीओपी में हम लोग काम किया था न्यू गिनी सोसाइटी में। ठीक है, तो ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी एक नया उसका बुक था, ग्रोइंग अप इन न्यू
गिनी। इसका ये सब का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, जैसे नेबर बोल के स्ट्रेंजर्स अब्रॉड बोल के एक सीरीज आता है, जहाँ पे आपको ये सब जो है देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे स्ट्रेंजर्स अब्रॉड, मैं उसको लिंक कर दूंगा। स्ट्रेंजर्स अब्रॉड, ये जो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है और फील्ड रिकॉर्ड्स है, वीडियोस फुटेज है, रॉ फुटेज है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। स्ट्रेंजर्स ये चैनल है यूट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी इन आर्कियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजिकल स्ट्रीम्स। तो सिस्टमैटिक सर्वेस, एथनो आर्कियोलॉजी, एक्सकैवेशन एंड एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। तो मिडिल रेंज थ्योरी इन आर्कियोलॉजी aims to link data with human behavior to theoretical framework of ethnographic and ethnohistoric studies। तो जो एथनो आर्कियोलॉजी है मिडिल रेंज थ्योरी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। मिडिल रेंज थ्योरी आर्कियोलॉजी एम्स टू लिंक आर्कियोलॉजिकल डेटा विद ह्यूमन बिहेवियर। तो आर्कियोलॉजिकल डेटा हमारे पास है, बट उसका यूज एडेप्टेशन कैसे हुआ था उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको देखना पड़ेगा। तो आर्कियोलॉजी एंड तो एथनिसिटी, इसको हम लोग मैच कर दिए, क्या हो गया ना, एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी जहां पे सिर्फ फंक्शंस के बारे में, टूल टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं ना, उसका फंक्शंस के बारे में भी हम लोग को जानने के लिए आसानी होता है, कॉग्निटिव माइंडसेट जानने के लिए आसानी होता है कि हाउ दे हैव यूज्ड द टूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज द फॉलोइंग पायनियर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। तो देखते हैं पहले हार्डी, विनबर्ग, वॉटसन, क्रिक, कैरीमुलिस एंड जी मेंडल। आपको पता है हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम थ्योरी है, वॉटसन एंड क्रिक का जेनेटिक डीएनए स्ट्रक्चर का है, कैरीमुलिस का है पीसीआर 1940 में, और ग्रेगोर जोहन मेंडल का है आपका मेंडल थ्योरी। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करना पड़ेगा करेक्ट वे से। तो पहले हम लोग का होगा 1903 वॉटसन एंड क्रिक, देन हार्डी विनबर्ग थ्योरी, विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जी मेंडल एंड कैरीमुलिस। तो हम लोग का होगा फर्स्ट होगा जी मेंडल, फर्स्ट होगा मेंडल आएगा। ठीक है, then Hardy Weinberg, then Watson and Crick, and then Kary-Mullis. So this is the correct way. तो पर कॉन्जुगेट जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देखिए ये जो इससे हम लोग क्या होगा, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम हो गया, ये जेनेटिक्स जितना जितना फील्ड से है वहां से हम लोग को फायदा मिलेगा। तो जेनेटिक्स है, इसमें जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और क्या है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग को क्या करे, क्या 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 लगता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग को लगता है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लगता है, वॉटसन एंड क्रिक में जेनेटिक्स लगता है, क्रिक एंड कैरीमुलिस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लगता है। जो पीसीआर क्या था, पीसीआर क्या होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तब क्या था ना 1940 में। ठीक है, तो हम लोग का सीक्वेंस क्या हो गया ना, फर्स्ट आया था जी ग्रेगोर जोहान मेंडल, फिर हार्डी विनबर्ग का काम है इक्विलिब्रियम, देन वॉटसन क्रिक का है डीएनए स्ट्रक्चर, देन कैरीमुलिस का है पीसीआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टेंटेड आर्च। टेंटेड आर्च हम लोग को पता है, टेंटेड आर्च कैसा होता है, ऐसा होता है टेंटेड आर्च। ठीक है, ये डर्मेटोग्लिफिस में हम लोग करते हैं। तो which of the following is true for dentate arch? It is a dermatoglyphic arch found in on the sole. It is a form of arch found in the fingers of some person. It is an arch of hypothenor region of the hand. It is an arch of the thinner region of the hand. ठीक है, dermatoglyphs pattern including arches, loops and holes are studied in forensic anthropology for their uniqueness in individual। आपको पता है ये सब मार्कर्स होते हैं, ये मार्कर्स के लिए हम लोग इसको फोरेंसिक स्टडी में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ना, the dentate arch found in the fingers of some person। तो ये जो है it is form of arch found in the some fingers of the person, ये करेक्ट होगा। ठीक है, फिंगर से मिलता है dentate arch। What is the term used for opening the base of the skull through which the spinal cord passes? तो हम लोग का स्कल के पीछे देखिए, ये जो स्कल होगा इसके पीछे एक ये है फोरम है, ये फोरम का नाम क्या है ना, फोरम है मैग्नम, जहां से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड एंट्री होता है।
ठीक है। द फोरामेन मैग्नम इज ए लार्ज ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल थ्रू व्हिच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस एंड कनेक्ट टू द ब्रेन। तो यही वो जंक्शन है जहां से हम लोग का हेड और स्पाइनल कॉर्ड का ये कनेक्शन बनता है। ठीक है, ये फोरामेन मैग्नम से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड पास करता है जो कि स्कल तक पहुंचता है और ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और ऑटोसोमल एक डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। तो देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं। तो हंटिंगटन कोएडिया है, अकोंड्रोप्लासिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है एंड माइटोटॉनिक डिस्ट्रॉफी है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर caused by mutation in gene located in autosomal chromosome एक्सक्लूडिंग द सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है जो कि ऑटोसोम में होता है, ना कि एलोसोम्स में होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, ये ऑटोसोम्स में होता है। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर का होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सॉरी फॉर थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सेक्स क्रोमोसोम। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द सीएफटीआर जीन। तो सीएफटीआर जो जीन है, सीएफटीआर में जीन के म्यूटेशन के कारण ये एक ऑटोसोम है, ये सीएफटीआर में म्यूटेशन के कारण ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, which leads to production of thick and sticky mucus in various organs, particularly in the lungs and digestive system। ठीक है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है ना, थिक स्टिकी म्यूकस जम जाता है, पर्टिकुलरली इन द लंग्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिफॉर्मिटी इज टेकन बाय द हॉलमार्क ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट? फैब्रिक, शेप and decoration of pottery, terracotta cake, terracotta cakes, weight, measures and figurines, fortified townships with underground drains and individual houses, seals with regional motifs and script। देखिए कितना एडवांस था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वहाँ पे हम लोगों को पता है कि ड्रेन्स था, वेल बिल्ड टाउन प्लानिंग था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके एवरीथिंग था, वेट मेजर्स था। तो देख लेते हैं क्या क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं पहले ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन is characterized by its urban planning, standardized weight measures and system of writing represent in the scale। तो देख लेते हैं, फैब्रिक, शेप एंड डेकोरेशन ऑफ द पॉटरी ये होगा, टेराकोटा केक वेट होगा, मेजरमेंट्स फिगरेंस ये भी होगा, फोर्टिफाइड टाउनशिप्स ये, ड्रेनेज ये भी होगा, सील्स विद रीजनल मोटिव्स एंड स्क्रिप्ट ये भी होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ये जो सील्स हम लोग को मेसोपोटामिया में मिला है, मेसोपोटामिया में ट्रेड होता था ना, ये लोग लापिस लाजुली का ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया में थ्रू द लोथल डॉकयार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए इज नॉट करेक्ट। ए डीएनए प्रोफाइल यूजिंग शॉर्ट रैंडम रिपीट्स इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल। Forensic analysis makes use of SNPs and coding sequence to distinguish between individual. PCR is used for DNA profiling. DNA fingerprinting can be used for paternity testing. डीएनए प्रोफाइलिंग इन एडिशनल देख लेते हैं, तब तक हम लोग देखिए क्या ऑप्शंस रीड करिए कि क्या प्रॉब्लम है उस पर, क्या बोलना चाहता है कि ना फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए इज नॉट करेक्ट। देखिए कभी कभी हम लोग ऐसा करके आते हैं, नोट नहीं लिखते हैं और सही को करके आते हैं, बट क्वेश्चन में दिया होगा कि को कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें से फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट 30 सेकंड टाइम लीजिए और इसका आंसर निकालिए। ठीक है, हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आपको पता है हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े कि एसएनपी नहीं होता है, वो एसटीआर होता है। हम लोग एसएनपी का यूज नहीं करते, हम लोग एसटीआर का यूज करते हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स, बिकॉज वो शॉर्ट रैंडम रिपीट्स जो है यूनिक टू एन इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, इसलिए फॉरेंसिक में हम लोग देखते हैं कि एसटीपी का यूज, एसटीआर का यूज ज्यादा होता है ना कि एसएनपी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इफेक्टिवनेस इन प्रोटेक्टिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट हम लोग क्यों करेंगे, उसके इफेक्टिवनेस क्या होगा ना, अमाउंट ऑफ अवेलेबल फंड्स, नंबर ऑफ आर्कियोलॉजी वर्किंग ऑन दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट्स, पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट। तो प्रोटेक्टिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर्स जैसे लेजिस्लेशन, फंडिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड लोकल कम्युनिटीज। ये बहुत एक पार्टिसिपेशन है। अगर आपको किसी कल्चरल एलिमेंट को सेव करना है तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको कोलैबोरेटिव काम करना पड़ेगा विद द आर्कियोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड द लोकल कम्युनिटीज, विद द एथनिक स्पेशलाइजेशंस, विद द कल्चरल significance of it, the cognitive the perspective of those local communities. ओके, तो डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करते हैं ना, पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट, नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट्स, अमाउंट ऑफ अवेलेबल, नहीं ना, पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट, पब्लिक को कितना कितना नॉलेज एक्वायर होता है और उस साइट का सिग्निफिकेंट क्या है, उस पर हिसाब करता है प्रोटेक्टिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट कितना अच्छे से होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इट फिर से वही, व्हाट इट मार्गरेट में एग्जामिन इन स्टडी अमंग द थ्री न्यू सोसाइटीज, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंशनली रिपीट है, ताकि जो हम लोग करके आए हैं अगेन वो रिवाइज हो जाए और हम लोग को पता चल जाएगी कि इसका आंसर तो कभी नहीं भूलेंगे। तो न्यू गिनी में कौन सा स्टडी हुआ था मार्गरेट में न्यू गिनी का, वो है इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी, कल्चर पर्सनैलिटी के ऊपर कौन सा इफेक्ट डालते हैं वो स्टडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन में है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म आते ही हम लोग पढ़ते हैं कि ये है लेवी स्ट्रॉस का पार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं। फिर क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में कौन पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म किसका है ना, फ्रांस बॉस का है। ठीक है, तो आप एक बार आई वॉश कर लीजिए, देख लीजिए क्या है और फिर हम लोग आंसर पे आ जाएंगे।
हो गया। तो देख लेते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के साथ किसका है ना, एडोल्फ बास्टियन का रिलेशन है। एडोल्फ बास्टियन ने उसका थ्योरी लिखा था, वन ऑफ द प्रोपोनेंट, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म आपको पता ही है कौन है ना, फ्रांस बोअस। फिर क्या है, कल्चरल मटेरियलिज्म, मार्विन हैरिस। कौन है ना, मार्विन हैरिस, मार्विन हैरिस। और स्ट्रक्चरलिज्म, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे से अपना दिमाग में स्टोर करके रखिए, क्योंकि ये हमेशा यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में भी यूज होता है। शायद ये क्वेश्चन दूसरा भी रहे तो आप वो करके आ पाएंगे। एडोल्फ बास्टियन का है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, फ्रांस बुआस का है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म है आपका मार्विन हैरिस का, स्ट्रक्चरलिज्म है लेवी स्ट्रॉस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, कौन क्या था ना, देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। डब्ल्यू एस गॉसेट, एफ ए आर फिशर, so W.S. Gossett, A R Fisher and B Pascal and Pearson। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन दिया था काई स्क्वायर का ना, हमको पता है पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट, तो पियर्सन ने पहला दिया था, होगा आंसर पियर्सन। तो पियर्सन ने फर्स्ट ये काई स्क्वायर का टेस्ट का सप्लाई दिया था, डेवलप किया था, ओरिजिनली काई स्क्वायर टेस्ट को डेवलप किया था। नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, एंड द अदर लेवल इज रीजन एंड जो एजर्शन और रीजन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन से भी आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं, बहुत इजी होता है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है ना, ट्राइबल सोसाइटी इज कंसीडर्ड एज इगलिटेरियन, नॉन हायरार्किक एंड होमोजेनियस एज अगेंस्ट कास्ट सोसाइटी। वी ऑब्जर्व सोशल इनइक्वालिटी among the tribes present। कौन सा ट्रू है, ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये ऐसा क्वेश्चन को आपको बहुत क्रिटिकली देखना पड़ेगा। क्या है ना, हर एक चीज को हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये फर्स्ट हम लोग का टर्म क्या बोल रहा है कि ना, बोल रहा है ट्राइबल सोसाइटी इज कंसीडर्ड एज इगलिटेरियन, नॉन हायरार्की एंड होमोजेनियस एज अगेंस्ट कास्ट सोसाइटी। कास्ट सोसाइटी में हम लोग का पता है हायरार्की रहता है, कास्ट का हायरार्की रहता है उसमें, ठीक है। और तो क्या बोल रहा है कि एजर्शन जो है, देखिए एजर्शन को हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। करेक्ट, आइडेंटिफाइज ए कॉमन परसेप्शन ऑफ ट्राइबल, ये ट्राइबल के कॉमन परसेप्शन देता है, ना कि ट्राइबल में हम बीइंग इगलिटेरियन, नॉन हायरार्किकल एंड होमोजेनियस कंपेयर टू कास्ट सोसाइटी, ठीक है। रीजंस में देखते हैं, बाय एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी अमंग ट्राइब्स व्हिच challenges the notion of complete egalitarianism and homogeneity within the tribal society। So modernity जो है वो सोशल इनइक्वालिटी उसमें इंक्रीज हो रहा है, सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज होने के साथ साथ कंप्लीट जो इगलिटेरियन और होमोजेनिटी है उसको चैलेंजेस करता है। तो ये ए इज ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू, तो ये होगा डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये देखिए हम लोग फिर से कर गए, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा ना, हम पहले कर चुके हैं, क्या होगा ना, ए से क्या होगा, ए से सी और जी से
सॉरी, ए से होगा टी, जी से होगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंडक्ट एथनिसिटी स्टडीज, एथनिसिटी स्टडीज कौन किया था? तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या है ना, एम जी स्मिथ है, ए कोहेन है, ए गिडेंस है एंड एफ बार्थ है, ठीक है। इन इन सब का काम एक बार आप नोट बना के हर एक का नाम के साथ साथ क्या क्या काम हुआ था वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस नहीं आए और उस क्वेश्चंस का उसके साथ रिलेशन है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन क्या बात करना चाह रहा है और कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो एम जी स्मिथ, ए कोहेन, ए गिडेंस, एफ बार्थ, तो ऑप्शंस में कौन सा आंसर कौन सा होगा ना, एम जी स्मिथ 1 will be there, एम जी स्मिथ have worked, ए कोहेन and एफ बार्थ, so 1 2 and 4, 1 2 and 4, so ए will be our correct answer। कौन कौन सा होगा, एम जी स्मिथ, ए कोहेन एंड एफ बार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अरेंज द स्टेज ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक रिसर्च यूजिंग एग्जांपल्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स का पूरा एकदम जान के चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन उससे आ जाएगा जो जिसको आपको पक्का एकदम 100% मार्क्स मिलेगा। वन ऑफ द है उसमें कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैसे डेवलप्ड हुआ एग्जांपल्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के वजह से, selection of Mendelian population, testing of genetic equilibrium, calculation of allele frequency, collection of ABO blood samples। अरेंज कर लेते हैं स्टेज ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स का डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार, तब तक उसके बाद हम आंसर पे जाएंगे। ठीक है, तो ना करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला रहेगा कलेक्शन ऑफ एबीओ ब्लड सैंपल्स, कलेक्शन हम लोग पहला इनिशियल जो स्टेप है वो क्या है ना, कलेक्शन ऑफ एबीओ ब्लड सैंपल। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। which involve determining the frequency of different alleles of the population, जो population में different allele numbers होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, टेस्टिंग फॉर जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का हिसाब से हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम टेस्ट करेंगे। कम्स नेक्स्ट क्या करेंगे, where researcher examines whether the population is evolving according to the Hardy-Weinberg equilibrium। पहले बता दिया मैंने कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की मदद से पॉपुलेशन कैसे इवॉल्व कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे बाय टेस्टिंग द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइनली द फाइनल स्टेज होगा उसमें हम लोग मेंडेलियन पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे कि वेदर द पॉपुलेशन एग्जिबिट कर रहा है सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, और which we have chosen for our study perspective objective, ठीक है। तो क्या क्या होगा ना, सी होगा फर्स्ट में, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी करेंगे, देन टेस्टिंग करेंगे, देन सिलेक्शन ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, which kind of changes are associated with संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, इससे कौन सा चेंज होता है, चेंज एसोसिएटेड है, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। आपको पता है संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन से क्या होता है ना, एक लोअर ट्रेडिशन से ग्रेटर ट्रेडिशन की तरफ एब्जॉर्प्शन होता है, कल्चरेशन होता है, न्यू मॉडर्निटी आता है, तो वह सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, एजर्शन और रीजन वाला है। ऑल सेंट्रल इंडियन रॉक शेल्टर्स, जो रॉक शेल्टर है जैसे भीमबेटका का हो गया, इनहेबिटेड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स सच एज भीमबेटका एंड आदमगढ़, ये दो हम लोग को पता है बहुत प्रोमिनेंट है रॉक साइट्स है ऑफ इंडिया। ये मेसोलिथिक, ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड सीन्स ऑफ हंटिंग प्रीडोमिनेट अमंग्स ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ अदर थीम्स ऑफ आर्ट। तो हंटिंग इतना प्रीडोमिनेट था कि जो हम लोग का स्पेयर टाइम था आफ्टर हंटिंग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिस्प्ले किया गया ना, हंटिंग सीन्स को देना दिया गया। तो इसमें दोनों ही ट्रू है। आंसर क्या होगा? A is true, R is also true। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं which of the following is cultural approach in medical anthropology। कल्चरल अप्रोच कौन सा है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के खिलाफ ना? क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी एंड वेरिएशन, इवोल्यूशन हेल्थ एंड मेडिसिन एंड बायोआर्कियोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सो कल्चरल अप्रोच कौन सा है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के बाद? मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है ना, मेडिकल और एंथ्रोपोलॉजी के जैसे इतना मेडिसिन हो गया, तो इसमें तो कल्चरल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा, जो लोकल कम्युनिटीज होगा उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो आपका कल्चरल अप्रोच कौन सा होगा? क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी एंड वेरिएशन, इवोल्यूशन हेल्थ एंड मेडिसिन, बायोआर्कियोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सो कल्चरल अप्रोच कौन सा होगा? क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन ऑर्डर टू देयर ऑक्यूपेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है ना, एथनो आर्कियोलॉजी है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी है, उसके बाद सेटलमेंट आर्कियोलॉजी है, उसके बाद क्या है ना, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि ऑक्यूपेशन अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट कैसे आया है। ठीक है, ऑक्यूपेशन में हर एक क्वेश्चन के बाद 30 सेकंड्स टाइम लीजिए, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए, उसके साथ ऑप्शंस पढ़िए और फिर आंसर सोचिए। उसके बाद हम लोग आंसर को निकालेंगे क्या कौन सा हो सकता है, कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का है 3-1 बी होगा करेक्ट आंसर। कैसे ना, पहले आता है सेटलमेंट आर्कियोलॉजी। ठीक है, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी कैसे हिसाब करता है ना, इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन सेटलमेंट, पास्ट ह्यूमन सेटलमेंट जो है और उसका एसोसिएटेड जो रिमेन्स है, जो टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स है व्हिच हैव बीन स्टडीड फॉर सेंचुरीज, मेकिंग इट वन ऑफ द अर्लीस्ट अप्रोच। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है ना, इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर्स टू गेन इनसाइट इनटू द पास्ट आर्कियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस व्हिच डेवलप लेटर एज मोर सिस्टमैटिक अप्रोच। जैसे किचन मिडन पढ़ते हैं हम लोग, किचन मिडन साइट्स पढ़ते हैं, किचन मिडन साइट इज द एथनो आर्कियोलॉजिकल अप्रोचेस। देन हम लोग एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं ना, हम लोग पास्ट और टेक्नोलॉजी है और प्रैक्टिस था उसको हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, हाउ दे आर यूज्ड। ऐसे टूल हम लोग टूल का नैपिंग करते हैं, टूल अभी भी नैपिंग करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी करते हैं कि हाउ दैट चॉपर हैव बीन यूज्ड, तो इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसके लिए एकदम रिसेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च चाहिए, तो जो है वो है अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग का आज क्या आंसर होगा ना, हम लोग का आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ए फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए इंक्लूड्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट विच वन। ए डीएनए प्रोफाइल यूजिंग शॉर्ट टैंडम इफेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग फिर कर चुके हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या क्या है इसमें ना, फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ डीएनए इंक्लूड्स ऑल, इंक्लूड ऑल करते हैं बट एक्सेप्ट वन। देखिए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया, वहां पहले नॉट था, यहाँ पे पहले एक्सेप्ट है, तो आंसर क्या होगा ना, आंसर होगा फोरेंसिक एनालिसिस यूज एसएनपीज इन कोडिंग सीक्वेंसेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल। देखिए इस ये जो क्लास है इसमें आपका 2 कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ये तो आप कभी भूलेंगे नहीं। वन विल बी एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और अनदर होगा एसटीआर, शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। ठीक है, इसको अच्छे से देख के जाइए, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड सोमाटोटाइप। सोमाटोटाइप में कौन सा इंक्लूड नहीं करते हैं, रिलेटिव डिग्री ऑफ एडिपोसिटी मेजर करते हैं, रिलेटिव मास ऑफ द बॉडी मेजर करते हैं,
रिलेटिव मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी मेजर करते हैं क्या? सोचिए, रिलेटिव स्लेंडरनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी टाइप में देखते हैं हम लोग, तो सोमोनोटाइप में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होगा? 30 seconds टाइम स्टार्ट्स नाउ. Just think about the answer. Doesn't mean it have to be correct, but what to check your concept. आपका concept check करने के लिए ये बहुत important है. ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग. अभी क्या करेंगे ना, कौन सा नहीं होगा ये हम लोग देखेंगे. एक्सप्लेनेशन क्या होगा ना, रिलेटिव मास ऑफ द बॉडी. रिलेटिव मास हम लोग का बॉडी यूज नहीं करते हैं सोमोनोटाइप में, बिकॉज ये सोमोनोटाइप होता क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं. सोमोनोटाइप typically refers to a classification system that describe body types based on three fundamental elements: adiposity, fatness, musculoskeletal development, muscularity, and slenderness. Therefore, the option does not include somonotype is the one does not. So, body mass is a factor in determining body composition. It's not directly related to somonotype classification. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा होगा रिलेटिव मास ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पावर. तो पावर को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है? एबिलिटी बेस्ड ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द सेट ऑफ नॉर्म्स व्हिच आर फिक्स्ड एंड सैक्रेड, द एबिलिटी ऑफ पर्सन ऑन सोशल यूनिट ऑफ इन्फ्लुएंस द कॉन्डक्ट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अदर्स, द एबिलिटी ऑफ इनवोक सुपरनेचुरल कॉन्फ्लिक्ट, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और ग्रुप टू बी हेल्दी. कौन कौन सा होगा? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट निकालिए और बस आंसर निकालिए इसका. ओके, सो क्या क्या है, हम लोग क्वेश्चंस को आंसर्स को फिर से पढ़ेंगे. द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पावर. द एबिलिटी बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी ऑफ ए सेट ऑफ नॉर्म्स व्हिच आर फिक्स्ड एंड सैक्रेड, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और सोशल यूनिट टू इन्फ्लुएंस द कॉन्डक्ट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अदर्स, द एबिलिटी ऑफ इनवोक सुपरनेचुरल कॉन्फ्लिक्ट, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और ग्रुप टू बी हेल्दी. तो आंसर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हमको पता है द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और सोशल यूनिट to influence the conduct and decision makings of other. Power in social context typically refers to explanation. देखते हैं क्या बोल रहा है ना. बोल रहा है कि power in social context typically refers to the ability of individuals or groups. एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप का एबिलिटी वही होगा कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाए, उसका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग के टाइम पे. इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अथॉरिटी, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस over resources and outcomes. The other option do not accurately represents the concept of power. It is commonly understood in social sciences. ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा होगा ना? एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और सोशल यूनिट टू इन्फ्लुएंस द कॉन्डक्ट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अदर्स. ये जो यूट्यूब में हम लोग इतना वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. इन्फ्लुएंसर्स तो क्या है ना, उनके हाथ में वो पावर है आपको इन्फ्लुएंस करने का. द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर यही बोलता है. ठीक है,
नेक्स्ट में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, आपको पता है कौन सा होगा इसमें ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। तो देखिए ये बार बार रिपीट करने का ये आता है कि आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा, आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। जब भी आप ऑटोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे ऑप्शन में आएगा हंटिंगटन क्वेरिया अकोंड्रोप्लासिया सिस्टिक फाइब्रोसिस, चुपचाप आप उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी इन आर्कियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजिकल स्ट्रीम, आपको पता है एक होगा एथनो आर्कियोलॉजी एंड एक होगा एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो वो है ए में, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द आर्बोरियल हाइपोथेसिस ऑफ प्राइमेट एडाप्टेशन, आर्बोरियल हाइपोथेसिस कौन सा है ना, आर्बोरियल एडाप्टेशन से ना, प्लांट पेड़ के ऊपर रहने का और जमीन में रहने का, ये जो आर्बोरियल हाइपोथेसिस है इसको दिया है ना, कौन ने दिया है, जी एलियट एंड एम कार्टलिन, एफ गुड जोन्स एंड एलियट, जर्बर एंड क्रीज, नील एंड पुनल। देख लेते हैं, 30 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आर्बोरियल हाइपोथेसिस ऑफ प्राइमेट एडाप्टेशन किसने प्रपोज किया था ना, जी एलियट एंड कार्टनेल। तो एलियट एंड कार्टनेल ने किया था ऑफ आर्बोरियल हाइपोथेसिस, तो आर्बोरियल हाइपोथेसिस इक्वल्स टू एलियट एंड कार्टनेल, आर्बोरियल हाइपोथेसिस एलियट एंड कार्टनेल, आर्बोरियल हाइपोथेसिस एलियट एंड कार्टनेल। आर्बोरियल हाइपोथेसिस क्या बोलता है ना, प्राइमेट एडाप्टेशन का सजेस्ट करता है कि यूनिक सूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें क्या होता है, ग्रैस्पिंग हैंड्स होता है, ठीक है, एंड फिट फॉरवर्ड फेसिंग आईज, फ्लेक्सिबल limbs evolved as adaptation to life in trees। तो ये क्या है, ब्रैकिएशंस होता है, ये सब आर्बोरियल लाइफस्टाइल हाइपोथेसिस को फॉर्मेशन करता है कि ना, बिफोर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वी हैव वॉक्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ऑफ व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्राइमेट आर्बोरियल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कौन क्या था, एलियट एंड कार्टनेल, एलियट एंड कार्टनेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, कौन सा होगा इसमें, हम लोग को पता है ना, जो एम्पावरमेंट किया गया था वो किस बेसिस पे किया गया था ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है एंड शेड्यूल्ड कास्ट है, इनका एम्पावरमेंट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था।